जुम्मा भी बंद होगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। और ये जो भी हम बातें कर रहे थे, ऑल्दो हम स्कूल नहीं जाते हैं फिर भी हमें टेंशन हमें बड़ी टेंशन है और फिर हमें आप लोगों की टेंशन हो जाती है ना, क्योंकि यू गाइस राइट टू अस एंड आस्क अस कि कब खुल रहे हैं, कब बंद हो रहे हैं। तो इस वक्त हमने पूरी एक डिटेल लिख ली है। तो लुक्स लाइक 26 नवंबर, जो कि अभी हम यही बात कर रहे थे, फ्राइडे है। हाँ। सही है ना? 26 नवंबर से स्कूल्स बंद हो रहे हैं, ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। 26 इज लाइक थर्सडे, सो कल और परसों के आज 24 नवंबर है ना। हाँ, तो 2 दिन अब आखिरी दिन रह गए और उसके बाद से स्कूल्स एंड ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दे आर गोइंग टू बी शट डाउन। और ये बंद रहेंगे, लेकिन ये जूम पे ऑपरेट करते रहेंगे। पहुंच रही थी ना, अभी मुझे पूरी स्टोरी तो बताने दो। सो 26 ऑफ नवंबर से लेके 24 ऑफ दिसंबर, ऑलमोस्ट 1 मंथ ये बंद रहेंगे सारे स्कूल्स। और जिस तरह अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ऑब्वियसली कोई स्टाफ वगैरह तो शायद आता ही रहेगा। उसके बाद 25 ऑफ दिसंबर से 10th ऑफ जनवरी तक, विच इज 2021, वो विंटर वेकेशन हो जाएंगी। तो इन इफेक्ट आपके जब 26 नवंबर यानी 2 दिन बाद जब स्कूल्स बंद होंगे, तो अब जाके खुलेंगे वो 10th जैन के बाद, विच इज परहैप्स 11th, और तब भी खुलने से पहले एक रिव्यू होगा। कि whether it is अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन schools महसूस हो रही है या आपको लग रहा है कि आपने कुछ मिस आउट किया है, तो आप हमारे साथ रहिएगा, हम इस पर तफसील से बात करेंगे। और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनको बंद किया गया है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स के अंदर इंडोर खाना खाने पे पाबंदी लगा दी गई है, जिम्स वगैरह पे दोबारा से, जिम्नेजियम जो कि इंडोर हैं, नहीं, आई एम श्योर अबाउट द जिम्स, जिम पे दोबारा से पाबंदी, वर्कआउट करने पे इंडोर जो सिलसिला है उसको बंद कर दिया गया है। और भी कुछ पाबंदियां हैं जो सामने आई हैं कल की अहम मीटिंग के बाद, और इनको भी वक्तन फवक्तन रिव्यू किया जाता रहेगा। और अगर हम चाहते हैं कि जिंदगी नॉर्मलाइज होने की तरफ आए तो खुदारा मास्क पहनना शुरू कर दें, क्योंकि 2954 अफराद में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और कितने लोग इंतकाल कर गए? 48 पीपल हैव पास्ड अवे इन द पास्ट 24 आवर्स। 24 घंटे में 48 लोग जो हैं वो भी फौत हो गए हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। तो लिहाजा दिस इज वेरी रियल, दिस इज वेरी प्रेजेंट, ये हो रहा है, नंबर्स आर गोइंग अप। एमई तो नहीं, स्कूल में के लिए बंद हो। एक और बात करनी है, आपको पता है ना, हमारा यूजुअली बस हम लोगों का टेम्परामेंट है कि हमने किसी को जो हमारे दरमियान अगर कोई मौजूद होता है ना, तो उसे वो इंपॉर्टेंस, उसे वो अहमियत नहीं दी जाती है। और जब वो चला जाता है इस दुनिया से या फिर हमसे दूर हो रहा होता है, तो फिर हमें याद आता है कि अरे हमें तो उसको ख्याल रखना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि अब्दुल्ला और मेरे बीच में क्या चीज आ गई है, जी जो हाथी आप देख रहे हैं ना, एलिफेंट इन द रूम, एलिफेंट इन द रूम, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये है कावन, ये वो कावन है जिसके बारे में बहुत बात हो रही थी। मरगजार जू इन इस्लामाबाद, इसमें ये था, एंड बाय ऑल एनिमल एक्सपर्ट्स एंड वेट्स, ये हाथी जो है ये डिप्रेशन में जा चुका था बिकॉज अकेला था ना, कोई साथी भी नहीं है हाथी। और आप कहें ना कि हाथी डिप्रेशन में कैसे जाता है, तो आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं इसको देख के आपको बखूबी अंदाजा हो सकता है कि ये हाथी जो अपना सर पीट रहा हो एक दीवार से। और ये जिस तरह के हम पहले भी बता चुके हैं, सालों से, दिहाइयों से हम इस हाथी को इसी तरह देख रहे हैं, बिकॉज ये एक बड़ा पॉपुलर फीचर है। इस्लामाबाद में जो रहते हैं वो बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे। आज जा रहा है ये कंबोडिया वापस अपने इनहैबिटेट में, जहां से ये आया है। और कंबोडिया जब जा रहा है तो भाई जू इंतजामिया और सबको ख्याल आया कि इसको तो फेवल देना चाहिए। भाई इतना एहतमाम कर लिया आपने उसको फेवल देने के लिए, यही एहतमाम आप उसकी जिंदगी में कर लेते, उसको बेहतर सहूलियात देने के लिए, उसको कोई साथी देने के लिए कोई आप एहतमाम कर लेते, ताकि वो जू में भी रहता और वे फीचर्ड भी रहता और यहाँ पे खुश भी रहता। एज एन उसकी खुशी का कोई इंतजाम किया जाता। जा रहा है तो पार्टी हो रही है, बेसिकली इसीलिए जा रहा है ना, क्योंकि उसकी टेक केयर यहाँ सही नहीं हुई और पूरा बाय कोर्ट ऑर्डर इसको मुंतकिल करने के लिए कहा गया है। तो अब्दुल्ला यू हैव अ पॉइंट कि इतना ही एहतमाम पहले कर लेते तो बेचारा खुश ही रहता और कहीं जाता भी नहीं, लेकिन अब वो जू वैसे ही शट डाउन हो गया और कर रहे हैं, तो ऑल एनिमल्स हैड टू बी मूव्ड आउट एनीवे। एंड कावन फाइनली इसके जो आखिरी दिन होंगे और जितना भी टाइम रह गया है, ही इज गोइंग टू बी इन कैम्बोडिया। हमारे पास ताज़ा तरीन खबर है लाहौर में, जहां बर्की रोड पर CTD थाने पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया है। दहशतगर्द की थाने में घुसने की कोशिश और फायरिंग, जवाबी फायरिंग में दहशतगर्द मारा गया है। अपडेट्स मौसूल हो रही हैं इस बारे में, हम ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करते हैं अहमद फराज से। अहमद बताइएगा, ज़ाहिर है अब तो ये खासा पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ यहाँ पे हैं, क्या अपडेट है, क्या हुआ एग्जैक्टली और किस टाइम हुआ है सारा कुछ?
जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अब्दुल्ला आपने। ये बड़की रोड है, यहाँ पर आपको पता है काफ़ी निजी सोसाइटीज़ भी हैं, लेकिन जिस तरह पिछले सालों से दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ हो रही थी, CTD के ऑफिस पर हमले हुए थे, तो उसके पेश नज़र ये कुछ अर्सा पहले आप ये देख सकते हैं, ये वो थाना है और ये एक जंगल है यहाँ पर बाकायदा, वहाँ पर ये बिल्कुल बनाया गया है ताकि यहाँ पर कभी कोई वैसा वाक़या हो तो शहरी आबादी को नुकसान ना पहुँच। काफ़ी दूर है ये शहरी आबादी से, इसके सामने इसके पीछे भी खेत है, इसके सामने भी खेत है, तो अभी तक ये जो पता चलाया जा सका है। अभी आप देख सकते हैं ये कैमरा जिस तरफ मूव कर रहा है, ये जो था टेररिस्ट ये इसी साइड से आया है और पीछे आप ये फसलें देख रहे हैं, ये जंगल देख रहे हैं, वो जंगल में जाकर घुस गया है क्योंकि ये बिल्कुल ये इसकी बाईं साइड थी इस थाने की। तो यहाँ पर आपको पता है ये ऊपर चौकियाँ बनी हुई हैं, अहलकारों ने अपनी बनाई हुई हैं, सिक्योरिटी अहलकार यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो उसने सबसे पहले उसको जब शक गुजरा, सिक्योरिटी अहलकार को, लाइट्स भी थी यहाँ पे, जब उसको शक गुजरा है तो उसने जब आवाज़ दी है तो उसने ग्रेनेड मारा है, वो ग्रेनेड लगा दीवार को जाकर, लेकिन बदकिस्मती से वो ग्रेनेड फटा नहीं, दस्ती बम फटा नहीं था जिसके बायस से कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद फिर उसने फायर किया सिक्योरिटी अहलकार पर, फिर सिक्योरिटी अहलकार ने उस पर जब जवाबी फायरिंग की है तो जवाबी फायरिंग के नतीजे में वो जो था टेररिस्ट वो हलाक हुआ है और उसने सुसाइड जैकेट पहनी हुई थी और उसका प्लान जो है वो पता ये चला कि वो ये था कि वो किसी तरह जब यहाँ से, क्योंकि सुबह सवेरे यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, उसने जब ग्रेनेड मारा तो उसका प्लान ये था कि जब गाड़ी निकलेगी तो वो गाड़ी के पास जाके खुद को ब्लो कर लेगा, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा वाक़या तो नहीं हुआ। लेकिन सिक्योरिटी अहलकार ने समझदारी का सबूत देते हुए उसको हिट किया और वो मौके पर ही वो हलाक हो गया। मेहनत से इस हमले को नाकाम बना दिया गया। थैंक यू अहमद फराज फॉर अपडेटिंग अस फ्रॉम लाहौर। इस बारे में हम और जियो न्यूज़ पे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी हम आपको दोबारा से तफसील बताएंगे कि क्या क्या बंद हो रहा है, क्या क्या खुला रह रहा है, क्योंकि जब अब दोबारा इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो रही है, पहले तो ऑलमोस्ट ब्लैंकेट लॉकडाउन ही थे ना, पूरा मुल्क एक ही वक्त में ऑलमोस्ट बंद हो गया था। और इस बार वही बात जो हम शुरू में भी कर रहे थे, लोगों को पता नहीं क्यों एक दफ़ा जब देख लिया कि क्या होता है तो कन्विंस करने की इस बार ज़रूरत पड़ रही है, बिकॉज बहुत से लोग हैं जो अभी भी यही मानते हैं कि वो चीज़ है जो अब टल गई है, लेकिन वो टली नहीं है, अब दोबारा से मुड़ के वापस आ गई है। एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान हो गया। फैसले पर सिंध और पंजाब के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। शायद इस बार स्कूलों की बंदिश पहले की तरह इतनी आसान ना हो। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने तमाम सूबों के वुज़राए तालीम के साथ इजलास के बाद फैसले से आगाह किया। 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक सारे तलबा की जिस भी लेवल के हों, यूनिवर्सिटी लेवल के हों, जिस भी लेवल के हों, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आएंगे और वहाँ पे घर पे तालीम जो है वो जारी रहेगी। और उसके बाद 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक तातीलात छुट्टियाँ होंगी और फिर इंशाल्लाह 11 जनवरी को सारे अदारे जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। और बताया गया है कि ये चारों सूबों का मुतफ़िक़ा फैसला है, लेकिन ज़राए बता रहे हैं कि इजलास में सब बातों पर इत्तफाक नहीं था। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने तालीमी इदारे बंद करने की मुखालफत की। सईद गनी का मौक़िफ़ था कि अगर ऐसा करना है तो वो प्राइमरी स्कूल बंद किए जाएँ जहाँ इनरोलमेंट 73% है। छठी जमात और उसके आगे की तमाम क्लासेस को जारी रखा जाए। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास भी स्कूल बंद करने से ज़्यादा खुश नहीं थे। मुराद रास का कहना था कि सिर्फ तालीमी इदारे बंद करने से कोरोना कंट्रोल नहीं होगा, पार्क्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं और दीगर तफरीही मकामात पर भी बच्चों के दाखिले पर पाबंदी होनी चाहिए। जैसे कि तवक्को थी, एक बार फिर प्राइवेट स्कूल फेडरेशन को भी स्कूलों की बंदिश मंजूर नहीं है। स्कूल फेडरेशन इंशाल्लाह ताला जो है तालीम व तदरीस का सिलसिला जारी रहेगी। और इस हवाले से अगर गवर्नमेंट जो है वो ये समझती है कि हमें वो गिरफ्तारियां करके हमें जो है जेलों में डाल के अगर उनकी अना की तस्कीन होती है तो वो ज़रूर करे, लेकिन इंशाल्लाह हम तालीमी अदारों को जो है वो खुला रखेंगे और हमें किसी किस्म की जेलों से और किसी किस्म की जो है वो कैदोबंद की सोबतें जो हैं वो अपनी औलादों का आईनी हक लेने से नहीं रोक सकते। और आपको बताएं कि कोरोना की दूसरी लहर की तेज़ी कुछ फौरी और मुश्किल फ़ैसलों का तकाजा तो करती है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि तमाम फ़ैसले इत्तफ़ाक़ राय से हों ताकि इन फैसलों पर फिर पूरी तरह अमल भी हो सके, विच इज़ टर्निंग आउट टू बी अ बिट ऑफ ए चैलेंज। और आज कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हो रहा है, शायद वाज़ेह सूरत हाल सामने आ जाए। एक दो और भी फैसले हैं और एक जैसा कि कारोबारी सरगर्मियाँ सुबह 6 से शाम 6 तक अब
दिस सीम्स टू बी अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क इस पे इम्प्लीमेंट कराना, क्योंकि आपको पता है हमारी यहाँ माशाल्लाह वैसे समझ में नहीं आता था कि हमारा क्यों ये मिजाज है कि हमारे यहाँ 1 बजे से पहले या दोपहर 12 बजे से पहले कोई दुकान पे जाते ही नहीं है, कोई कारोबार खोलता ही नहीं है। ये मिजाज अल्टीमेटली चेंज होना चाहिए, लेकिन और अगर इसी तरीके से होना तो अब ये सुबह 6 बजे खोलने की इजाज़त है। चलिए देखिए, उन्होंने कारोबार करने की इजाज़त दी, अब आपकी मर्जी, आप शाम 4 बजे खोलें, लेकिन आपको बंद 6 बजे ही करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन बात यह है कि जब सुबह एडवाइस ये भी थी कि सुबह 9 बजे दुकानें खुल जाएं या 8 बजे या कारोबार स्टार्ट हो जाए, तब भी हम 11-12 से पहले तो वैसे ही नहीं करते। हाँ। लेकिन अब चूंकि यू आर वेरी राइट कि आगे का टाइम जरा कम हो गया है, 6 बजे शाम के उससे आगे नहीं हो सकता, तो लिहाजा जो तकरीबात वगैरह, शादियाँ वगैरह आपको पता है इस सीज़न में होते ही हैं पाकिस्तान में, तो इंडोर तकरीबात पे पाबंदी है, आउटडोर हो सकेंगी। उसमें भी 300 की पहली लिमिटेशन थी, अब 200 कर दी गई है वो गुंजाइश, और खाना वगैरह टेबल्स पे ही सर्व किया जाएगा। सो ये लेटेस्ट है। तो मिंगलिंग को जितना कम किया जा सकता है, मेरा ख्याल है कि वही कोशिश हो रही है। बट कमिंग बैक टू तालीम एंड एजुकेशन, हमें वफाकी वजीर बराए आला तालीम शफकत महमूद साहब ने बच्चों में माशाल्लाह बड़े पॉपुलर हो रहे हैं जी, बिल्कुल बड़े खुश हैं। बच्चों की बड़ी आजकल ट्विटर और फेसबुक वगैरह सारी चीज़ें देखें तो मीम्स भी बनी हुई हैं, वो तो आपको वजीर आज़म भी बनाना चाह रहे हैं। शफकत महमूद साहब, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। जाहिर है कि तालीमी इदारों की बंदिश एक मजबूरी है और इसीलिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला भी किया। क्या तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद ना होना इस बंदिश की वजह बना, या कोरोना के खिलाफ एक एहतियाती तदबीर जो है वो समझा जाए? इसे बुनियादी वजह आपने क्या देखी? एक तो यह है कि उस तरीके से अमल नहीं हो रहा था जिस तरीके से अमल होना चाहिए, तो ये भी है कि SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा था। लेकिन उसके साथ एहतियाती तदाबीर भी है, क्योंकि ओवरऑल जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने टेस्टिंग की है उसके मुताबिक अब सारे मुल्क में ओवरऑल बहुत तेज़ी से बीमारी जो है वो बढ़ रही है। तो हम बच्चों की सेहत के साथ तो नहीं खेल सकते थे, और इसलिए अब दूसरी बात यह है कि 5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूलों में जा रहा है, तो अगर 5 को ये तकरीबन आप समझें कि 1/4 है हमारी आबादी की, तो अगर वो कैरियर भी बन सकते हैं, और बच्चों को अगर खुद बीमारी कम होती है लेकिन वो औरों को लगा सकते हैं, और वो फैमिलीज में रहते हैं, उनके बुजुर्ग भी वहाँ पे मौजूद हैं, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि कट ऑफ पॉइंट कट आउट किया जाए बीमारी के और जो इन्फेक्शन के, और उसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि हम ये तालीमी इदारे जो हैं इनको बंद करें। इम्पोर्टेंट है कि ज़ाहिर है अगर खुद उनको नहीं भी फ़र्क पड़ रहा तो उनके घर में और लोग होते हैं जिन्हें बहुत फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि बच्चे ट्रांसमिट तो कर सकते हैं ना, तो वो साहब फैसले के मुताबिक पूरे मुल्क के हर तालीमी इदारे पर इसका इतलाक होगा। निजी स्कूल वाले अपनी फ़ीसों के चक्कर में आपको पता है कि ये बात मानने वाले तो नहीं है इतनी आसानी से, तो उन्हें कोई माली फ़ायदा देने का सोचा है या किसी तरह कॉम्पनसेशन देने का सोचा है हुकूमत ने? क्या इस दफ़ा प्लान किया है कि वो तंग ना करें, ऑल्दो फिर भी स्कूल बंद भी हों, बीच रेन और सनशाइन, वो वालिदैन से तो फीसें लेते ही लेते हैं और हो भी रहा। देखें जी, प्राइवेट स्कूल जो है उनके भी कई कैटेगरीज हैं। जो लो फी पेइंग प्राइवेट स्कूल्स हैं जो 1000-1500 रुपया फीस लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है ये फ़ैसला, और इसीलिए हमने जो अदारे हैं वो बंद नहीं किए, हमने सिर्फ तलबा का अदारों में आना बंद किया है, और हमने ये कहा है कि जो जहाँ ऑनलाइन टीचिंग हो सकती है वो ऑनलाइन टीचिंग की जाए, और जहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग मुमकिन नहीं है वहाँ होमवर्क दिया जाए, और बच्चों को एक तजवीज़ ये भी है कि हफ्ते में एक दफ़ा बुला के होमवर्क उनका चेक किया जाए, या उनके वालिदैन को कहा जाए कि उनका होमवर्क जो है वो दे जाएं टीचर्स को। तो 24 दिसंबर तक जो अदारे हैं सारे वो टेक्निकली खुले रहेंगे। अच्छा, चलिए ये भी आपने बता दिया है। शफकत महमूद साहब, ये बताइएगा कि अब ये एक मुतफ़िका फ़ैसला था जो हो गया, लेकिन ये फ़ैसला सामने आने के बाद सिंध और पंजाब के वज़राए तालीम के बयानात भी सामने आ गए कि उन्हें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ये बात तो उनकी जायज़ है कि सिर्फ तालीमी इदारे बंद करने से कुछ नहीं होगा, मार्केट्स, बाज़ार, ये सब कुछ भी बंद होने की बात होनी चाहिए, तो आप इससे इत्तफ़ाक़ करेंगे? जी, मैं तो तालीम का वज़ीर हूँ, इसलिए मुझे तो बड़ी तशवीश होती है जब तालीमी इदारे बंद करने पड़ते हैं, लेकिन सिंध और पंजाब सारे हमारे साथ मीटिंग में मौजूद थे। कुछ उनके आइडियाज़ मुख्तलिफ थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई इतने ज़्यादा मुख्तलिफ भी नहीं थे, माइनर चीज़ें थी। और इसमें सूरत हाल ये है कि
हेल्थ का जो एडवाइस है वो यही थी कि अभी सारे तालीमी इदारे बंद किए जाएं और यानी कि तालीमी इदारों में बच्चों का आना बंद किया जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उनको खुद भी ख़तरा है और उनकी वजह से बाकी पॉपुलेशन को भी ख़तरा है। तो इसलिए हमने तो हेल्थ की एडवाइस मानी और उसमें सबका एक तकरीबन कंसेंसस डिसीजन है। बाकी कुछ ना कुछ मामूली जब सारे लोग बैठे होते हैं तो एक आधा फ़र्क ज़रूर होता है, लेकिन कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। शफकत महमूद साहब हमसे बात करते हैं, वफाकी वज़ीर बराए आला तालीम। एक साथ में अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन एक बात मैंने कहनी है कि हम सडनली बहुत से ऐसे स्कूल्स जो कि बहुत ही जिसको मैं क्या कहूँ, who are not at par with the times, जो एजुकेशन आजकल जो तरीके हैं एजुकेशन के जो पाकिस्तान में चल रहे हैं वो उनके साथ नहीं थे। जैसे आपके हाउस होल्ड स्टाफ अपने बच्चों को जिन स्कूलों में भेजते हैं उन लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। कल ही मेरे घर जो मेरी मुलाजमा है वो मुझे कह रही थी कि बच्चों को अब ये डिमांड किया जा रहा है कि जी ऑनलाइन क्लासेस हो, जिनके घरों में बिजली नहीं आ रही, लेट अलोन के इंटरनेट वो लगाएंगे, 4-4 बच्चे हैं उनको वो गैजेट्स लेके दें, एक ही टाइम पे सारी वो ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती हैं। It's very challenging to suddenly pull them all out of 19th century, जहाँ वो रह रहे हैं, to the 21st century। ये नहीं आ सकता। बहुत मुश्किल है। आप उन स्कूलों की बात कर रही हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर 1000, 1500, 1200, 2000 है। बहुत से अच्छी फीसें देने वाले वालिदैन भी जो अपना पेट काट के अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, वो 4 बच्चों को 4 गैजेट्स नहीं लेके दे सकते। बिल्कुल भी नहीं ले सकते। ये एक्चुअली यू आर वेरी राइट कि किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। ये तो आप लेट अलोन के किस कैटेगरी की हम बात करें, सभी के लिए मुश्किल है। और इस तरह से बच्चों को इस साल से बिल्कुल इस साल में एक बात ये भी सामने आई है कि देयर इज सच अ बिग डिवाइड। मतलब या तो इस डिवाइड को ऑलरेडी पूरा करने की इसी आड़ में कोशिश भी करें, बिकॉज हमारे बच्चों में तालीमी इदारों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फ़र्क होता है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन दिस इज़ लाइक पोल्स अपार्ट कि लगता है किसी और सदी में पढ़ रहे हैं और किसी और में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो पूरे पाकिस्तान में उनको बंद कर दिया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम 26 विच इज़ 2 days फ्रॉम नाउ। तो उसी हवाले से हम बात करें, वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब हमारे साथ हैं। गनी साहब, आखिरकार फैसला हो गया कि तालीमी इदारे बंद किए जाएंगे। आपकी जानिब से ये तजवीज़ सामने आई कि सब तालीमी इदारे बंद ना करें, बल्कि 6ठी जमात से आगे की जो तमाम क्लासेस जारी रखी जाएँ, ये आपने कहा था। और इसकी वजह क्या है और आपकी बात सुनी क्यों नहीं गई, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरी बात सुनी गई नहीं सुनी गई। एक ओपिनियन मेरा था, उसकी वजह ये है कि पिछली मरतबा जब हमने स्कूल फरवरी में बंद किए थे तो उस वक्त तक जो बच्चे मुख्तलिफ क्लासों में थे तो उन्होंने अच्छा खासा टाइम स्कूलों में गुजारा था उस तालीमी साल का, और जो सिलेबस था उसको किसी हद तक मुकम्मल करने के वो करीब थे। लेकिन चूंकि हम एग्जाम्स नहीं करवा पा रहे थे कोविड की वजह से, तो हमने उनको बगैर एग्जाम्स के प्रमोट कर दिया था। जबकि इस तालीमी साल में बच्चे सिर्फ चंद हफ्तों के लिए स्कूल गए हैं, वरना ये बाकी कोविड की वजह से वो छुट्टियों का शिकार हो गए। और सिलेबस जो हमने कम भी कर दिया था, लेकिन वो कम करने के बावजूद भी हम पूरा नहीं कर पा रहे, और फिर अगर आगे छुट्टियां होती हैं तो वो मजीद हम मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए कि आप चंद हफ्तों के लिए सिर्फ उनको स्कूल बुलाएं और उसके बाद एग्जाम्स ले लें, तो ये मुमकिनात में नहीं है कि हम उनको किसी तरह के इम्तिहान में डाल सकें। इसलिए मेरा ये कहना था कि जो छोटे बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल आप प्राइमरी तक जो क्लासेज हैं उनको बंद कर दें। और हमारे यहाँ सुबह से में 73% बच्चे जो हैं वो 5वीं जमात तक जाते हैं स्कूल में, बाकी 27% बच्चे हैं जो ऊपर की क्लासेज में हैं। लेकिन बहरहाल इस पे कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। These are certainly tough decisions to make। अब सईद गनी साहब, वज़ीर तालीम का एक मौक़िफ़ सामने आता रहा है कि बाज़ार, मार्केटें, दीगर सरगर्मियाँ ज़ाहिर खुली हैं, इन पर बंदिश लगाए बगैर तालीमी इदारे बंद करने का फ़ायदा नहीं होगा। शफकत महमूद साहब कह रहे थे कट ऑफ पॉइंट हमने लेके आना है, क्योंकि बच्चे बहुत बड़ी तादाद में 5 करोड़ ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स हैं। क्या ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए आप लोगों के जब आपने डिस्कस किया इन द मीटिंग? तो नहीं, ये चीज़ तो अपनी जगह मौजूद है। और मीटिंग में भी जो पंजाब के मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, उन्होंने इस तरह की कोई बात कही कि अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे लेकिन वो दीगर मकामात पर जाते रहे, और जिस तरह की सूरत हमारे यहाँ बाज़ारों में, मार्केट्स में, दुकानों में, शादियों में या दीगर मकामात पर देखी जा रही है, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा कि हम बच्चों को कोविड से बचाने के लिए स्कूल बंद कर रहे हैं लेकिन बच्चों को हम एक्सपोज कर रहे हैं दीगर मकामात पर। लेकिन अब ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि वो फैसला करे
कि मजीद जो शोबे हैं, अगर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो उन सेक्टर्स के लिए वो क्या फैसला करते हैं। अच्छा गनी साहब, फाइनली ये भी बता दें कि अब ये फैसले वफाकी सतह पर ले लिए गए हैं, वो तो हो गया, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद बहरहाल सूबे के पास ये हक है कि वो अपनी पॉलिसी खुद बनाए, खुद तरतीब दे। तो NCOC के फैसले पे आपने टोटली मान रहे हैं आप, या यहाँ कुछ रद्दोबदल हो सकता है? मीटिंग के दौरान भी फेडरल मिनिस्टर ये कई मकाम पर कहते रहे कि कुछ चीज़ों में सूबे खुद अपने मुताबिक ये चीज़ें कर लें, और अब भी अगर हम ये समझें कि कहीं किसी मौके पर हमें कुछ मुश्किल आ रही है, हमें कुछ थोड़ा बहुत चीज़ों को आगे करना है, तो हम कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, और इसमें कोई बैड इंटेंशन के साथ नहीं। हर सूबे के अपने हालात हैं, उसके मुताबिक वो फैसले कर सकते हैं, और अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम भी करेंगे। लेकिन उमूमी तौर पर कोशिश ये है कि तासुर ये ना जाए कि हम कोई एक दूसरे की जिद में या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस किस्म के फैसले कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गनी साहब हमसे बात करने का। और ये लगता है बेशक तहफ़्फ़ुज़ात हों, रिजर्वेशंस हों, लेकिन सारे इस बात पे इत्तफाक कर रहे हैं कि स्कूल्स बंद होने ही हैं। दीज आर वेरी डिफिकल्ट डिसीजंस, जिस तरह अब्दुल्ला आप अभी कह रहे थे, और पूरा साल इस तरह गुज़र रहा है, पूरी दुनिया ये फैसले कर रही है। कोई भी खुश नहीं होगा। शफकत महमूद साहब की बात में वजन था कि मैं वज़ीर हूँ तालीम का, तो स्कूल बंद करने से मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। लेकिन जाहिर है कि दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स, और जब इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का एक दूसरे के साथ मिलना मिलाना होगा, एक्सपोजर होगा। देखिए अभी भी सूरत हाल ख़राब है, लेकिन ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो उन चांसेस को कम करने के लिए ये मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं, और लेट्स सी कि क्या होता है। और ये मुश्किल फैसले सिर्फ हमारे नहीं है, ये पूरी दुनिया ये फैसले कर रही है। पूरी दुनिया इज ट्राइंग टू फाइंड वेज कि किस तरह इसको इजीली ट्रांजिशन थोड़ा सा मैं कह रहा था कि अपना मे भी हम सब लोग अपना लाइफस्टाइल थोड़ा तब्दील करने की कोशिश करें। हम कब तक दोपहर 1 बजे 2 बजे बाजार मार्केटें खुलते रहेंगे और रात 11 बजे तक हम ये सारा सिलसिला जारी रखेंगे? पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक में सुबह अर्ली दुकानें खुल जाती हैं, अर्ली बंद हो जाती हैं, उन लोगों की फैमिली लाइफ भी बड़ी अच्छी होती है, दे गिव प्रॉपर टाइम टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। सो मे बी दिस इज टाइम कि हम रिविजिट करें, कि हमें मौका मिल गया है। उन्होंने हमसे पूछा हुआ है MD कैट से मुताल्लिक, आप बता दें, अपडेट करें। तो 29 नवंबर हुआ? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमें बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, पिछले बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं। तो NCOC का ये डिसीजन है कि 29 नवंबर 2020 को MD कैट के जो टेस्ट होना था वो होगा। सो वो बिल्कुल पोस्टपोन नहीं हो रहा। इनफैक्ट जितने भी एंट्री लेवल टेस्ट होने हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, आपको पता है प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनके उसी तरह होंगे जो भी वो डेट्स डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल MD कैट की चूंकि बात हो रही है तो वो 29 नवंबर को चूंकि NCOC के मुताबिक कोई भी एंट्री लेवल के एग्जामिनेशन होंगे, क्योंकि वो जाहिर है 1 दिन होते हैं या हफ्ते में 2 दिन, ये एज एन वंस इन अ ब्लू मून वाली सिचुएशन होती है ना। और उसमें फिर लोग भी बेशक लाखों में बच्चे हों, लेकिन वो डिफरेंट सेंटर्स हो जाते हैं, लिमिटेशन हो जाती है, SOPs फॉलो किए जा सकते हैं। करोड़ों की बात तो नहीं हो रही। एंड ऑल्सो अगर एक तरह से सोचा जाए तो कर लें, क्योंकि आपको पता है कि कितना टाइम आपका जाया होगा, कितना आपका साल जाया हो जाएगा। ये वो प्रोफेशंस हैं जिसमें आप नहीं पीछे रह सकते हैं, क्योंकि अगर 1 साल में आप सोचें कि 1 साल में MBBS में बच्चे इनरोल ही ना हो, तो वो जो आने वाला 5वां साल होगा तब हाउस जॉब के लिए कहाँ से आएंगे लड़के लड़की? एंड देन एनी अदर फील्ड, किसी और फील्ड में भी दे दें, पूरा 1 साल आपका बीच में उड़ जाएगा जिसमें कोई स्टूडेंट्स नहीं गए, फिर उसके अगले साल जाएंगे। यू परहैप्स बाय दैट टाइम विल बी अ लिटिल ओवर क्वालिफाइड एंड ओल्डर। वो नीचे का बैच जो होगा वो आगे चला जाएगा। पूरा अस्पतालों का पूरा हेल्थ केयर का स्ट्रक्चर इससे इम्बैलेंस हो सकता है अगर मेडिकल स्टूडेंट्स पीछे से आना जो है वो। और बिसाइड मेरा ख्याल है कि अब जो हमें भी मैसेजेस कर रहे हैं, और हमने बहुत बात की, पहले तो सिलेबस के भी इस पे बात की थी, लेकिन अब आप तैयारी पकड़ लें, 29 को ये टेस्ट होने हैं और ये फैसला आ चुका है। तो लिहाजा अभी फिर इस चीज़ को पुश करना इट डज नॉट मेक सेंस, सो माइट एज वेल। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे स्टेट बैंक ने नए मालियाती पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में कमी न होने के बाद मईशत पर क्या असर पड़ सकते हैं, सब देख रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नई मालियाती पॉलिसी में आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद को 7% पर बरकरार रखा गया है। बैंक का कहना है कि मईशत की बहाली का सिलसिला जोर पकड़ रहा है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर से पाकिस्तानी मईशत के खतरात से भी खबरदार किया गया है। और बैंक के मुताबिक रवा माली साल महंगाई 7 से 9% रहने की तवक्को है। अच्छा जी, इसी पे हम बात करेंगे। माशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल हमारे साथ है। मोहम्मद सुहेल, शरह सूद 7% पर बरकरार रखने के ऐलान के साथ स्टेट बैंक ये भी समझता है कि इस वक्त माशी बहाली तेज़ी से हो रही है। शरह सूद कम किए बगैर माशी बहाली का सिलसिला ठीक चलेगा? हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या आपके ओपिनियन है इस हवाले से?
सेंट्रल बैंक ने जो अपना नोटिफिकेशन इशू किया है उसमें उन्होंने बिल्कुल कहा है कि ग्रेजुअल रिकवरी हम इकोनॉमी में देख रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की वजह से है, मगर दूसरी जानिब उन्होंने ये खदशे का भी इजहार किया है कि जो कोविड की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में और दुनिया भर में, तो ये एक रिस्क ज़रूर है। मगर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी हमने देखा कि महंगाई काफ़ी बढ़ रही थी पिछले 2-3 माह से, तो कुछ लोगों के खदशात थे कि हो सकता है कि स्टेट बैंक अपना जो एक एस्टिमेट है पुराना 7 से 9% का शायद उसको चेंज करे, रिवाइज अपवर्ड करे, मगर उन्होंने अपना जो 7 से 9% का इन्फ्लेशन का एस्टिमेट है उसको बरकरार रखा है, क्योंकि वो समझते हैं। स्टेट बैंक ने ये भी साफ बता दिया है कि महंगाई की शरह इस साल 9% तक रहेगी। पाकिस्तानी आवाम के लिए ज़ाहिर है कोई अच्छी खबर तो नहीं है, तो हुकूमत क्या ये नंबर कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं है या करना चाहते नहीं हैं टू बैलेंस अदर थिंग्स? क्या आपको इसकी वजह नज़र आती है? देखिए, ये आपने बजा फरमाया, महंगाई एक बहुत ही बड़ा मसला है और ये महंगाई 7 से 9% है। ये फूड और नॉन फूड इन्फ्लेशन मिला के है। जो फूड इन्फ्लेशन है जो गरीब आवाम और लोअर मिडिल क्लास या वो तबका जो नीचे लेवल का है उसको ज़्यादा असर करता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और यही गवर्नर स्टेट बैंक ने भी कहा कि वो उसको मद्देनज़र रख रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो कोर इन्फ्लेशन को भी देख रहे हैं और हेडलाइन इन्फ्लेशन को भी। मेरे ख्याल में हुकूमत को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के लिए, क्योंकि ये जो हमने महंगाई देखी है ये ज़्यादातर सप्लाई साइड में की वजह से है, यानी कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो सही टाइम पे इंपोर्ट नहीं की गई या उनकी जो सप्लाई चेन है उसमें मसलों को हल नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल में इकोनॉमिक मेजर्स के साथ साथ हुकूमत को एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लेने की ज़रूरत है, चाहे वो कैबिनेट हो चाहे वो ECC हो, वहाँ पे टाइमली डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है। डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है और मेजर्स लेने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, माशी तज्ज़ियाकार। अभी जनाब हम हेडलाइन ब्रेक लेंगे। वैसे तो मैंने PSL की बात करनी थी, लेकिन नेक्स्ट आवर में ड्राफ्टिंग की बात हो रही है और ये कब होगी कैसे होगी इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन अभी यू राइट हेडलाइन। डॉक्टर अख्तर हामिद साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के पीट्स डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं। डॉक्टर साहब, अब जब हम बच्चों की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो हमने शुरू से यही सुना है कि कोरोना बहुत ज़्यादा बच्चों को अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि स्कूल सबसे पहले और वगैरह बंद कर दिए जाते हैं, प्राइमरी की सतह तक भी बंद हो जाते हैं। तो इसकी क्या वजह, आपको इसकी क्या एक्सप्लेनेशन नज़र आती है कि दुनिया में सबसे पहले कुछ भी बंद करने की बात आए तो सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद किए जाते हैं? बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम हुमा और अब्दुल्ला। देखें, जहाँ तक बच्चों की बात है कि कोरोना शायद उसको इफेक्ट नहीं करता, मैं आपको 1-2 छोटे नंबर शेयर कर देता हूँ। इवन नॉर्थ अमेरिका में जो तादाद है कोरोना की वो भी तकरीबन 1.1 मिलियन से ज़्यादा तजावज़ कर चुकी है, 11 लाख, और उसमें हॉस्पिटलाइजेशन तकरीबन 2% से 3% तक है उसमें टोटल की, और इसके अलावा अमवात में भी उसकी शरह मौजूद है। इवन मैं एक रिसाला पढ़ रहा था पाकिस्तान का, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि जो बच्चे तकरीबन 10 से 11% बच्चे जो है ना टोटल पाकिस्तान में जितने कोरोना हुए हैं उतने बच्चों को हो चुका है। और इवन जो 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको अमूमन तकरीबन 3.4% उनकी शरह अमवात भी है, और जो 11 से 20 साल के हैं उसकी जो शरह अमवात तकरीबन 0.5% है। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए कि ये कहना कि बच्चों को शायद नहीं होता, ये बात काफ़ी हद तक गलत साबित हो रहा है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे सीरियस मर्ज होते हैं बच्चों को, यहाँ पे हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, इसको मिस-सी के नाम से बहुत करते हैं। इसमें बच्चों को जब बीमारी होती है तो हार्ट और उसके दूसरे अज्जा बहुत बुरी तरह इफेक्ट होते हैं। अच्छा, अब रहा कि हम स्कूल क्यों बंद करते हैं। बच्चों को अमूमन ये सिम्टम्स बहुत ही मामूली से होते हैं और ये बहुत हल्का होकर गुजर जाता है, लेकिन ये ट्रांसमिट ज़्यादा करते हैं। और अगर आप देखें जो बच्चे मास्क पहन के जाते हैं स्कूल, वो कहते हैं तुम्हारा मास्क बहुत अच्छा है, वो उसका कहता है मेरा मास्क बहुत अच्छा है, स्वैप कर लेते हैं मास्क, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है ट्रांसमिशन का। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम स्कूल बंद करने के लिए तो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं, मैं ज़ाहिर पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान की बात ही करूँगा कि जैसे कि रैलीज़ हैं, पॉलिटिकल रैलीज़ हैं या और रिलीजियस रैलीज़ हैं या
और दूसरे जो फंक्शंस हैं वो अभी तक जारी और सारी है, और पिछले 2 हफ्तों में आपने देखा भी होगा कि ये काफी हद तक ज्यादा है। तो हमें इस चीज को जरा सा रियलाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप जो चीजें पॉइंट आउट कर रहे हैं तो बंद होने चाहिए, बिल्कुल, और आप जो चीजें पॉइंट आउट कर रहे हैं वी टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन डॉक्टर साहब अगर थोड़ा सा पीछे जाएं और समर में अगर आप देखें, पूरी दुनिया ने ही पाकिस्तान के बारे में लिखा भी और बात भी हुई कि पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी तरह कंट्रोल कर लिया इसका फैलाव जो था कोविड का, ख़ासतौर पे अगर बाकी मुल्कों से कंपैरिजन किया जाए। अब ये क्यों हमने कंट्रोल कर लिया, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट पिन पॉइंट एग्जैक्टली नहीं कर पाए कि किस तरह ये हुआ। आप मिलियंस का जिक्र कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं। अब तक तो आपने भी थोड़ी सी रिसर्च कर ली होगी कि ये क्या हुआ कि पाकिस्तान में उस तरह फैला नहीं। और ये मैं आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ ताकि अब जो हम मेजर्स ले रहे हैं इन द सेकेंड वेव, तो हम फिर वही अडॉप्ट करें जो शायद हम पहले कर चुके थे, जिनके बारे में किसी को इतना खास पता नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह थी? देखें, ये जो दूसरी वेव है ना, ये मैं समझता हूं कि काफ़ी हमारी एक डूम विंटर आ रही है, ख़ासतौर पे नॉर्थ अमेरिका में। पाकिस्तान में भी जब पहली वेव आई और थोड़ा लेट पहुंचा, जब यहाँ वेस्टर्न वाले और नॉर्थ अमेरिका वाले रिकवर कर रहे थे, तो पाकिस्तान में चीज़ें एंटर हो रही थी। समहाउ कुछ हमारी एजेंसीज हैं या कुछ हमारी जो नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर है, इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें ठहर गई थी। लेकिन जो मैं अभी चीज देख रहा हूँ कि जस्ट लाइक वाचिंग अ क्रैश लैंडिंग इन अ स्लो मोशन, कि अब जो चीजें आ रही हैं और जिस तरह से हम जो ये समझ बैठे हैं कि शायद कोरोना पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, या फिर ये बहुत ही मामूली सा, ये जो मिसपरसेप्शन है हमारा, इसको तो सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। नहीं, हमने बहुत देखा है, अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिलते थे, आप लोगों की हालत नहीं जानते, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग उसे कंट्रोल कर पाए, अब फिर वही सूरत हाल पर पहुंच रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइए, आपके अतराफ में टोरंटो, किचनर, मिसिसागा, यहाँ पे पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ओवरऑल क्या सूरत हाल है कनाडा में? कुछ कंट्रोल हो पाया है, जिंदगी कुछ नॉर्मलाइज हुई है, या उतनी ही सख्ती चल रही है? देखें, कनाडा भी इसी सेकेंड वेव के लपेट में है। ख़ास तौर पे इन्होंने कुछ 4 से 5 जोन बनाए हुए थे। रेड जोन पे हम थे पिछले हफ्तों तक, लेकिन आज से हम लॉकडाउन पे चले गए। तो टोरंटो खुद एक लॉकडाउन पे चला गया, जिसका मतलब है कि जी ग्रॉसरी स्टोर या और चीज़ों पे आप लाइन लगा के जाते हैं। बड़े बड़े स्टोर्स बंद कर दिए गए हैं, फार्मेसी खुली हैं, जो आपकी ज़रूरियात की चीज़ें वो हैं। तो ये कहना कि हम शायद बच गए, नहीं, हम खुद इस वक्त लॉकडाउन में चले गए आज से। तो और हमारे साथ जो दूसरे शहर है, मिसिसागा है, ब्रैम्पटन है जहाँ पे, और मार्कम है जहाँ पे हमारे पाकिस्तानियों की ज़्यादा तादाद है, तो वो एरिया भी रेड जोन में मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये ज़रूर पूछना चाहेंगे, हमारे पास बड़ी एक डिबेट चल पड़ी है खासतौर पे स्कूल जो हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद करने के हवाले से, एंड देयर आर ऑफ कोर्स एज एनीवेयर एल्स 2 स्कूल्स ऑफ थॉट, जहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर SOPs वगैरह अपनाए जाएँ तो स्कूल्स चलने चाहिए, क्योंकि बहुत हर्ज हो चुका है बच्चों का, स्टूडेंट्स का। एंड देन देयर इज़ द अदर स्कूल ऑफ थॉट जिस पे अब अमल भी हो रहा है कि स्कूल्स को मज़ीद 1 महीने के लिए अब बंद कर दिया जाएगा, जिसमें विंटर वेकेशन भी शामिल कर ली जाएगी। ये डिबेट्स, ये डिस्कशंस क्या कनाडा में भी हिस्सा हैं, या फिर इट्स अ वेरी देयर इज नो डिबेट अबाउट इट? जब बंद होने हैं तो बंद होने हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ऑफ कोर्स बच्चों का हर्ज तो होएगा ही होएगा, वो तो पूरी दुनिया में ही हो रहा है। देखें, पाकिस्तान और कनाडा के एजुकेशन सिस्टम को मैं इस तरह से देखूंगा कि यहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा होने की वजह से ऑनलाइन सिस्टम को इन्होंने बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया। तो बच्चे, जैसे मेरे अपने 2 बच्चे हैं, वो घर से बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन चलती है 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। शुरू में थोड़ी सी परेशानी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम का जितना मुझे मालूम है, उसमें ऑनलाइन को लाने में बहुत तकद्दो करनी पड़ेगी। और यहाँ पे दोनों तरीके चल रहे हैं कि बच्चों को स्कूल में जो है ना बहुत कम तादाद कर दिया है, और बहुत स्ट्रिक्टली वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन पे जोर दिया जाता है। लेकिन साथ साथ ऑनलाइन की वजह से, जैसे यूनिवर्सिटी सारी जो है ना ऑनलाइन चली गई है, उसके एग्जाम भी ऑनलाइन हो रहे हैं, जो जितने भी मुख्तलिफ फैकल्टीज हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन चीजें करें। इनको परेशानी तो हुई है, लेकिन दे आर डूइंग फाइन नाउ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अख्तर हामिद हमारे साथ टोरंटो से मौजूद थे, और कनाडा भी, टोरंटो भी पर्टिकुलरली आज से लॉकडाउन में चला गया। तो दुनिया में हालत वही है जो हमारे यहाँ भी फैसले हो रहे हैं। लेकिन एक बात है जो हम पहले भी बात कर रहे थे, एजुकेशनल हिसाब से अगर देखा जाए तो दे वर ऑलरेडी देयर, यू नो, उन लोगों का ऑनलाइन स्कूल्स, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी चल रहा था। 100% जाना पड़ा
कोविड की वजह से, तो उन्होंने अडेप्ट कर भी लिया। हम तो अभी बच्चों को स्कूलों में ला ही रहे थे। हम तो उस सिचुएशन में कि ऑफ कोर्स करोड़ों बच्चे हमारे स्कूलों में जाते हैं और करोड़ों नहीं भी जाते, तो हम तो उस तरफ लगे हुए थे, लेट अलोन को उनको ऑनलाइन स्कूलिंग पे लेके और हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ एक अच्छे मिडिल क्लास घराने या फिर इवन अपर मिडिल क्लास के लिए भी उस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन को अफोर्ड करना इतना आसान नहीं है। इन पर्टिकुलर गैजेट्स नहीं है, इंटरनेट की बहुत ज़्यादा सहूलत नहीं है। कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपको पता है कि लोगों की इकोनॉमिक सूरत हाल पहले ही मुतासिर हुई थी इन द फर्स्ट वेव, और अब अगर 6 बजे दुकानें दोबारा बंद होंगी तो लोग फिर से बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे। सो द बिजनेस इज सफरिंग एंड सो आर द पीपल। अच्छा जी, मजीद भी हम इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन अच्छा जी, तालीम की जहाँ बात हो रही है तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान में, जिस तरह आप कह रही थी ना कि कितने बच्चे हैं कि हम स्ट्रगल में ही हैं कि वो स्कूल में इनरोल हो जाएं, वो आए स्कूलों में। लाहौर कलंदर्स बिलाशुबा पाकिस्तान सुपर लीग की मोस्ट एक्साइटिंग टीम तो है, इसकी वजह से उनके ज़ाहिर है ऊपर नीचे होती परफॉर्मेंस है, लेकिन क्रिकेट सीजन के अलावा साल भर उनकी सरगर्मियाँ भी हैं। आपको पता है इनका टैलेंट हंट प्रोग्राम और जिस तरह से इनकी प्रेशियस फाइंस होती हैं और वो लड़के अब पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, के ये जाते हैं और खिलाड़ी ढूंढते हैं। राना फवाद इस सिलसिले में खासे मुतहर्रिक हैं, ऑल्दो द टीम इज देयर, राना आतिफ एंड आकिब जावेद एंड एवरीबडी, और अब उन्होंने एक नया प्लान तैयार किया है। और कुछ दिन पहले जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए बताया था इन्होंने कि लाहौर के इलाके सुंदर में एक एजुकेशन प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो पाकिस्तान के बेहतरीन जहनों के लोगों को मौके फराहम करेगा। बेहतरीन साइंटिस्ट तैयार किए जाएंगे, पर्टिकुलरली साइंस पे फोकस होगा। इस पे हमने बहुत तफसील से बात नहीं की थी क्योंकि जाहिर है पीएसएल की फाइनल ही चल रहा था, वो सब कुछ सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पे ज़रा बात की जाए। तो फवाद राना इज़ जॉइनिंग अस टुडे। पहले तो वो हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ कराची में थे, बट टुडे ही इज़ जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद। फवाद राना साहब, थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव यू ओवर। सबसे पहले तो हम क्या कहें आपसे, एक आपको मुबारकबाद तो इस बात की दे ही रहे थे पहले कि कलंदर्स जो है वो मेड इट टू द फाइनल्स, बट वेरी सॉरी, लेकिन दे कुडंट बी द चैंपियंस, द विनर्स। क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट हुई। कराची लाहौर फाइनल खेला, कराची जीते। बाबर आजम वाज द डिफरेंस, और बाबर आजम भी लाहौर का है, मैं तो लाहौर को ऑन करता हूँ, तो ठीक है ऐसा। अगली दफ़ा अब बैलेटिंग जब होगी तो आप कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे मौके हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट द रूल्स, बट बाबर आजम को आप लाहौर की तरफ रागिब करने की कोशिश करेंगे? जी, वो तो बिल्कुल पहले दिन से ऐसा ही है कि, लेकिन आपको पता है ये ड्राफ्ट का सिस्टम होता है, उसमें कैटेगरीज होती हैं और पीसीबी उसको डिफ़ाइन करता है। तो लेट्स होप इट्स ओवर। मैं समझता हूँ कि टूर्नामेंट इज़ ओवर, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे नए काम करते हैं। अब तो ड्राफ्टिंग दिसंबर में आई रही है ना, तो हम चलें फिर कभी उस पर बात करेंगे, उस पे हम दोबारा बात कर लेंगे। लेकिन फवाद साहब, आपको ऑब्वियसली हमने आज किसी और चीज़ के लिए बुलाया है, क्योंकि पिछली बार जब आप आए थे तो आपने वो जो एजुकेशन प्रोजेक्ट का जिक्र किया था, और हम आपसे मजीद इन डिटेल ये इसलिए भी बात करना चाहते हैं क्योंकि आप लोग जो भी करते हैं वो बड़ा अच्छा करते हैं। इट्स फॉर द बेटर ऑफ पाकिस्तान एंड द यूथ इन पाकिस्तान। तो उसके हवाले से बताएं, ये एजुकेशन प्रोजेक्ट क्या है? थैंक यू वेरी मच। एक तो ये है कि इसका लाहौर कलंदर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मतलब ताल्लुक़ है, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है जो कि चंद दोस्तों ने मिल के शुरू किया, और ये सुंदर के इलाके में है। इसका नाम है सुंदर स्टेम स्कूल। स्टेम जो है STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के अंदर साइंटिस्ट, मैथ, स्पेशली जो मैथ का जो फोकस है वो नहीं हो रहा। तो ये जो पूरा हमने बनाया है, इसकी हम इंशाल्लाह अप्रैल में 2021 में वी आर ओपनिंग डोर्स फॉर द न्यू बैच, फर्स्ट बैच, और उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए। और उसके लिए आपको जो sschool.pk उस पर आप जाएं, रजिस्टर करवाएं। 29 नवंबर उसकी लास्ट डेट है। पूरे पाकिस्तान से रजिस्ट्रेशन हो सकती है। ये एक बोर्डिंग स्कूल है
और इसमें हम बच्चों को लेके आएंगे, ट्रेन करेंगे। अच्छा, हमेशा से राना साहब कॉन्सेप्ट ये रहा है बोर्डिंग स्कूल्स का कि या तो एडमिशन बहुत मुश्किल हैं या फिर आपकी एक लेगेसी होनी चाहिए या फिर बहुत महंगे हैं। तो आप इसके बारे में ज़रूर बताइए कि कंसिडरिंग द फैसिलिटीज़ दैट यू मस्ट बी गिविंग देयर, क्या ये स्कूल अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल नहीं है? क्या एक गरीब आदमी का बच्चा जो पढ़ने में बहुत अच्छा है वो यहाँ पे आके अपनी तालीम जारी रखने का सोच सकता है? एडमिशन क्राइटेरिया बता दो। जी बिल्कुल, ये एजुकेशन फॉर ऑल है। इसमें सबसे पहले हम टेस्टिंग करेंगे, जो भी बच्चे रजिस्टर करेंगे पूरे पाकिस्तान से उनकी टेस्टिंग करेंगे हम, और उसका मेरिट बेस पे 25 से 30 बच्चों का फर्स्ट बैच हमारा प्लान है लेने का। और उसके साथ हम क्या करेंगे, एब्सोल्युटली ये कोई उसका फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है। जो नहीं अफोर्ड कर सकते हम उनको देंगे, ये नीड ब्लाइंड बेस के ऊपर है, और पूरे का पूरा जो इसका ख़र्चा है सब कुछ है, ये मेरिट बेस्ड है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन। ये जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं ये इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और जो अगर 25 के 25 लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे तो हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे। तो कौन सी क्लास में एडमिशन होगा? क्या क्लास तमाम क्लासों में होंगे एडमिशन? 8वीं, ये जी मैं अब अभी बताने लगा हूँ कि जो बच्चे 8वीं क्लास में इस वक्त हैं और वो 9th में जाएंगे, ये ईयर 8 के बाद का हाई स्कूल है, और वो उनको इंडक्ट करेंगे हम। और इसका जो पूरा बेस्ड है वो आपको कहते हैं ना, मैथ इज़ अ मदर ऑफ ऑल साइंसेस। तो जो टेस्टिंग भी है वो मैथ के बेस्ड है, और ये उसका जो करिकुलम है वो रिवॉल्व करता है IMO, इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड। अब पाकिस्तान 2005 से इसका मेंबर है, और ये अगर हम इसको कंपेयर करें इंडिया से और बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश भी 2005 से मेंबर है, और ये पूरी दुनिया में इसके कंपटीशन होते हैं। पाकिस्तान ने अभी तक कोई गोल्ड मेडल नहीं लिया। पाकिस्तान ने सिर्फ 1 सिल्वर मेडल लिया और 7 ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं। बांग्लादेश ने 1 गोल्ड मेडल लिया है, 7 ब्रॉन्ज लिए हैं, और 7 सिल्वर लिए हैं, और 28 ब्रॉन्ज लिए हैं। तो अगर हम अब इंडिया के साथ कंपेयर करें तो इंडिया ने 12 गोल्ड मेडल लिए हैं, और 70 सिल्वर हैं, और 69 उनके ब्रॉन्ज हैं। तो हम कहीं इस वक्त नहीं आ रहे। और जो साइंस है, जो मैथ है, जो बेस्ड है कंप्यूटर साइंस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, अगर आपके पास मैथमेटिशियन नहीं है, आपका मुल्क साइंस में तरक्की नहीं कर सकता। ये इस पूरे स्कूल का कॉन्सेप्ट है, और ये इसी को हम आगे लेके चलेंगे, और इनको A लेवल कराएंगे। और पूरी दुनिया के अंदर इंशाल्लाह ताला हमारा प्लान ये है कि जो पूरी दुनिया में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बॉस्टन में, हार्वर्ड में, MIT में, वहाँ इन बच्चों को भेजेंगे। और मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये आइंदा चंद सालों में, हो सकता है हम ना हों, लेकिन हमारे में से क्यों नहीं कोई स्टीव जॉब बन सकता, क्यों नहीं मार्क ज़ुकरबर्ग बन सकता, क्यों नहीं बिल गेट बन सकता। हमारा बेसिक काम यह है कि हमने इसको मैथ को और साइंस को फोकस करें। बड़े अच्छे आपके इरादे हैं। ज़बरदस्त, आपके हमेशा ही इरादे बहुत अच्छे होते हैं। यू डिलिजेंटली वर्क ऑन देम एज वेल। एक दफ़ा जो बच्चे हमें देख रहे हैं या उनके वालिदैन हमें देख रहे हैं, एक दफ़ा रिपीट कर दें, यू कैन करेक्ट अस, sschool.pk पे रजिस्ट्रेशन हो रही है। 29 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन है क्लास 8 के बाद। उसके बाद अप्रैल 2021 में आपने कहा है कि टेस्ट भी होंगे, ऑब्वियसली इसका टेस्ट एडमिशन शुरू हो जाएंगे, पढ़ाई शुरू हो जाएगी, तो आप रजिस्टर करा लें। उसके बाद तमाम वेबसाइट पे आपको तफसील मिल जाएगी। थैंक यू राना फवाद साहब। फवाद राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन अब एक इनका नया वेंचर है, तो हमने सोचा ये भी हम आपसे डिस्कस कर लें। वो बच्चे जो कि मैथ उनका जो है ना वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी लग रही है, और ये है सुंदर स्टेम स्कूल, sschool.pk। That's what you all have to do. So 8वीं जिन्होंने पास कर लिए, 8th ग्रेड में जो बच्चे हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन लाजमी स्कूल में कराएं। अगर आपको लगता है कि आप में वो सब कुछ है, लेकिन आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं और आप में भी आगे हायर एजुकेशन के लिए नहीं आप अफोर्ड कर पाएंगे, तो आप प्लीज़ इसमें रजिस्टर करें। आपको फ्री O लेवल्स, फ्री A लेवल्स, तमाम सहूलियात फ्री मिलेंगी। Sounds so good actually. और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मुल्तान और लाहौर के जलसों के लिए तैयार है भाई। हुकूमत इजाज़त देने के इरादा नहीं रखती, होना भी ज़ाहिर है, और क्या है इन हालात में। अगले 2-4 दिनों में अपोजिशन और हुकूमत मिलकर फैसला कर लें तो अच्छा होगा। वैसे
क्या आप बताइए आजकल के हालात का क्या तकाजा है कि जहां स्कूल बंद हो रहे हैं, मार्केटों को 6 बजे बंद करने का कहा जा रहा है, शादियां नहीं हो रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, वहां पे जलसे हों भी और जलसे भी सैकड़ों हजारों लोगों जलसे की सक्सेस ये होती है कि तादाद कि लोग कितने हैं, तो लिहाजा वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि फिर इन जलसों में हज़ारों की तादाद में भी लोग हों। ये दिस इज़ अ बैड आइडिया फ्रॉम द वर्ड गो। आपको ये भी बता दें कि कोरोना के बायस इज्तिमात पर पाबंदी के बावजूद PDM ने पेशावर का जलसा किया था, जिस पर हुकूमत ने बहुत तनकीद की और इसके बाद से शरीफ बरादरान की वालदा की वफ़ात के बाद PDM की सियासी सरगर्मियों में कुछ वक्फा आया है। मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं, लेकिन कल राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि 30 नवंबर का मुल्तान जलसा हर सूरत होगा। ऑपोजिशन की तैयारियां अपनी जगह, लेकिन हुकूमत अब ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ लेती नज़र आ रही है। ज़राए के मुताबिक ये फैसला हो चुका है कि ऑपोजिशन को मुल्तान और 13 दिसंबर के लाहौर जलसे की इजाज़त कतई नहीं दी जाएगी। इसी पे बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। शरीफ बरादरान की वालदा की वफ़ात के बाद ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून सियासी सरगर्मियों से फ़िलहाल तो दूर है, लेकिन अब तक क्या पता चल सका है? सबसे पहले तो हम यही जानेंगे आपसे कि शमीम अख्तर साहिबा की नमाज जनाजा वगैरह कब होगी और उसमें कौन कौन शिरकत करेगा? सारे इंतज़ामात जो हैं वो किए जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगले 1-2 रोज़ में जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की वालदा मरहूमा का जस्से खाकी जो है वो पाकिस्तान रवाना हो जाएगा। तो उसके मुताबिक यहाँ पे फिर मियां शहबाज शरीफ साहब जो है मौजूद हैं और हमजा शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, तो उनकी मशावरत से जिस तरह से वो मुनासिब समझेंगे तो उनकी तदफीन का जो अमल है वो मुकम्मल किया जाएगा। अच्छा राना साहब, जो सूरत हाल नज़र आ रही है इसमें तो लगता है कि अगले हफ्ते में तो शरीफ फैमिली सोग में ही होगी, तो यूँ PDM के मुल्तान जलसे में आपकी शमूलियत का क्या होगा? क्या ये जलसा मुकर्ररा तारीख पर कराना बहुत ज़रूरी है या इसको आगे पीछे भी तो किया जा सकता है? और कोरोना भी है। देखिए, जहाँ तक PDM के मुल्तान के जलसे का मामला है तो उसमें PMLN जो है वो किसी सूरत भी इल्तवा की जो है वो बात ना की है ना करेगी। मुल्तान का जलसा जो है वो बिल्कुल बर वक्त जो है वो होना चाहिए और उम्मीद है कि तदफीन का अमल और जो हमारी रसूमात हैं वो मजहबी रसूमात वो मुकम्मल हो चुकी होंगी और मरियम नवाज साहबा जो है वो मुल्तान के जलसे के लिए अवेलेबल होंगी। लेकिन अगर किसी सूरत में अगर उनका जाना जो है वो मुश्किल होता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी भरपूर शिरकत जो है उसको मुमकिन बनाएगी और पार्टी की जो सीनियर क़यादत है वो वहाँ पे जो है वो PMLN को रिप्रेजेंट करेगी। सब कुछ फैसले अपोजिशन पार्टियों को करने हैं ज़ाहिर है, लेकिन कुछ फैसले हुकूमत भी कर चुकी है और वो ये है कि मुल्तान और ख़ास तौर पर लाहौर जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती किसी सूरत। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? टकराव ज़ाहिर है इन हालात में किसी के मफाद में नहीं है। अगर जलसे की एक तरफ आप कोशिश कर रहे होंगे, फिर पुलिस रोकने की कोशिश करेगी, उसमें भी बहुत ज़्यादा फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड एट ऑल। अपोजिशन ने या PDM ने ये तहरीक जो है ये हुकूमत से इजाज़त लेके शुरू नहीं की। हमने जलसों की कतन जो है वो उनको ना उनसे इजाज़त मांगी है ना उनकी इजाज़त हमें दरकार है। हमने सिर्फ उनको इन्फॉर्म किया है कि वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो मुल्तान के जलसे की जो है वो इन्फॉर्मेशन उनको दी जा चुकी है और लाहौर के जलसे की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दी जा चुकी है। अगर उन्होंने कोई फ़ैसला कर लिया तो वो उन्होंने अपने तौर पे किया है। अच्छा राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, क्योंकि जो हम बात करना चाह रहे हैं वो तो हमें शायद जवाब ना मिले, क्योंकि प्रॉब्लम सारी कोविड की है। जहाँ स्कूल बंद किए जा रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद की जा रही हैं, रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स, मतलब हर चीज़ पे कुछ किया जा रहा है उनको कि उनके टाइम लिमिटेशंस कर लें। उसमें आप लोग बीइंग द लीडर्स जिनको लोग फॉलो करते हैं, वहाँ से कोई बात आनी चाहिए ना इस किस्म की कि जी कोविड इतना फैल गया कि हम अपने जलसे अभी रोक देते हैं। ये नहीं कि हम नहीं करेंगे, कर लेंगे बाद में। क्योंकि पता उन्हें भी है कि इन हालात में करना फीजिबल नहीं है, नहीं होना चाहिए। और ज़ाहिर है कोरोना की क्या सूरत हाल है। पिक्चर देखें कि आप लोगों की लड़ाई में इट इज़ सो ब्लेटेंटली ऑब्वियस ना हो कि यहाँ ये लड़ रहे हैं और बाकी मुल्क का किसी को ख्याल नहीं है, क्योंकि अगर ख्याल हो तो ये चीज़ें ना हो।
ये आपको ऑलरेडी डिसाइड कर लेना चाहिए था कि इनको हम पोस्टपोन अपने वर्कर्स और अपने कारकुनों का और आवाम का ख्याल करें, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि आप उनके हुकूक की जद्दोजहद के लिए ये कोशिश कर रहे हैं या मूवमेंट चला रहे हैं। एनी हाउ, इस बारे में हम दोबारा से बात करते रहेंगे। लेट्स सी कि क्या होता है नहीं होता मुल्तान पे लाहौर जलसा। कोविड-19 की हम बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि 40+ डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं इन लास्ट 24 आवर्स। ये नंबर आपको पता है 1-2 पे लिटरली हम आ गए थे। हमारे अस्पतालों के वार्ड्स खाली हो गए थे और अब दोबारा से हज़ारों में नंबर्स पहुंच चुका है। प्लीज़ एहतियात करें, प्लीज़ ख्याल करें, एक दूसरे से फासले पे रहें। अगर आप किसी पब्लिक वाली जगह पे जा रहे हैं, मास्क पहनें और गंदे हाथों को अपनी आंखों पे, अपने नाक को और अपने मुंह को ना लगाएं। एक और पर्सपेक्टिव भी लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया माहिर सेहत डॉक्टर सईद अख्तर साहब ने, जो कि इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, वहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना की नई लहर आ चुकी है। अब तो देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, डेफिनेटली आ चुकी है। तो इस बार केसेस पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से सामने आ रहे हैं। क्या इसकी वजह यह है कि वबा तेज़ी से फैल रही है, या पहली लहर के मुकाबले में ज़्यादा टेस्टिंग होना भी एक वजह हो सकती है? आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान में दुनिया की तरह कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसकी कई वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि एक्चुअल बीमारी बहुत ज़्यादा है जो कि नज़र आ रही है, और दूसरा ये भी है कि हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी वो पहले से बेहतर हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत कम है। मसलन अमेरिका में डेली 15 लाख टेस्ट होते हैं। हमारे यहाँ अभी बहुत मैक्सिमम चले गए हैं, हम तो 35-36 हज़ार टेस्ट डे के हिसाब से कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो टाइम गुजरा जिसमें कि हमें अपनी कैपेसिटी को और बेहतर बना लेना चाहिए था, शायद हम उतना बेहतर नहीं बना सके, या अगर हमने बनाई है तो उसको हम अभी इम्प्लीमेंटेशन में या प्रैक्टिकल यूज़ में नहीं डाल सके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ख़बर ये भी सामने आई है कि जिन लोगों में अलामात नहीं हैं वो कोरोना के फैलाव का ज़्यादा सबब बन रहे हैं, क्योंकि जिनमें अलामात ना हों वो ज़्यादा एहतियात करते नहीं हैं। आपका क्या ख्याल है? आपने इस बारे में कुछ रिसर्च की, तो क्या बताएंगे आप हमें? मैं इस बात से कम्प्लीटली इत्तेफाक करता हूँ कि हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है एज ए पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स, वो इस मर्ज़ को के साइकिल को ब्रेक करने या चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने में वो उन लोगों से है जो कि खुद सिम्टोमेटिक नहीं है। तो मसलन एक आदमी है, उसको खांसी आ रही है, नज़ला हो रहा है और दीगर सिम्टम्स हैं, तो दीगर लोग, चाहे वो कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो लोग ख़ुद भी ज़रा उससे मिलने में थोड़ा सा इज्तनाब करेंगे, थोड़ी एहतियात करेंगे। लेकिन जो आदमी कोई सिम्टम्स नहीं है और वो मर्ज़ को स्प्रेड कर रहा है, उसके साथ बहुत हाई रिस्क है कि वो बहुत सारे लोगों को वो इन्फेक्ट करेगा। लिहाजा बहुत ज़रूरी है, जो स्मार्ट टेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यही था, जो कि मैं समझता हूँ कि अभी भी हमारे यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा, कि आप पब्लिक एट लार्ज को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सिम्टम्स और नो सिम्टम्स उनको टेस्ट करें। बस सिम्टम और नो सिम्टम ख्याल करना है, एहतियात करनी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो हमारी वो ऐप किधर गई? वो एक सॉफ्टवेयर हमारा आया था ना, विच कैन डिटेक्ट कि कोविड है किसी में नहीं, क्योंकि टेस्टिंग हमें अगर ज़्यादा बढ़ानी है तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं उनको डालना पड़ेगा। बस जी, सूरत हाल अच्छी नहीं है, प्लीज़ अपना ख्याल करें और इंशाल्लाह टेक इट सीरियसली। मैं तो कहूँगी वही करें जो पहले कर रहे थे। टेक इट सीरियसली। सी यू टुमारो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।